भारत की यूएनएससी की स्थायी सदस्यता को चीन भी नहीं रोक पाएगा। समझते हैं इसका पहला कारण। इसका पहला कारण ये है कि थिंक टैंक एक क्या अटलांटिक काउंसिल का सर्वे किया गया जिसने बताया कि भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की क्या बहुत अधिक चांसेस है। इसका मतलब यह है कि जो एक सर्वे किया गया वैश्विक लेवल पे जिसमें 26% लोगों को लगता है कि भारत इतना प्रबल दावेदार है क्योंकि विश्व में जो भी जिम्मेदारियां हैं भारत उनको बखूबी निभा रहा है, इसीलिए भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। जबकि क्या है 19% लोगों को लगता है कि जापान को मिलनी चाहिए, जबकि 9% लोगों को लगता है कि ब्राजील को मिलनी चाहिए। भारत ने क्या क्या कोशिशें की, क्यों चीन भी क्या है अब नहीं रोक पाएगा। और इसमें इसका कारण पहला कारण है भारत के कठिन प्रयास। भारत ने इतने कठिन प्रयास किए हैं जिसके कारण अब चीन भी मानने लगा है कि यार अगर इसको नहीं दिया गया तो फिर ठीक नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 के अंदर 25 दिसंबर को, तो उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे देश यूएनओ में शामिल हुए। समझे, जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो मात्र इसके अंदर कितने देश शामिल थे, 51 देश शामिल थे, तब 5 देशों को स्थायी सदस्यता मिली। आज इसमें कितने सदस्य हैं, 193। जब सदस्य दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं तो भाई स्थायी सदस्यों की भी संख्या क्यों नहीं बढ़नी चाहिए। इसी वजह से क्या हुआ, क्या बोलते कोफी अन्नान ने, जो वहां के क्या थे मतलब यूएनओ के उस समय क्या थे महासचिव थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यूएनओ में स्थायी सदस्यता उन्हीं देशों को मिलनी चाहिए 1997 में। ध्यान रखना, ठीक है, कि जो विश्व की महाशक्ति हो, आर्थिक महाशक्ति हो, सैन्य महाशक्ति हो, लोकतंत्र हो, मानवाधिकारों को सम्मान करता हो। सिर्फ भारत में सारी खूबियां हैं मतलब उसमें, और जो यूएनओ के बजट में योगदान देता हो। भारत यूएनओ के बजट में भी क्या है योगदान नियमित देता रहा है। समझ में, अब भारत धीरे धीरे कटौती कर रहा है तो उसे स्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी। तो चाहे जापान भी स्थायी सदस्यता नहीं मिलने पर उसने भी बड़े पैमाने पर बजट क्या किया है, कारण मतलब कम किया है। पहले वो क्या है करीबन 20% योगदान देता था, अब वो मात्र कितना 8.5% क्या कर रहा है योगदान दे रहा है। तो समझते, इसी वजह से क्या हुआ, जब देखा कि भारत ने अकेले प्रयास करने पर नहीं मिल रहा तो भारत ने G4 एक संगठन बनाया, ग्रुप ऑफ 4 नेशंस। इसकी स्थापना 2005 में की, जब यूएनओ के 60 साल पूरे हो गए थे। यूएनओ 1945 में स्थापना हुई और इसका कब 2005 में पूरे 60 साल हो गए। इसलिए क्या है इन्होंने एक संगठन बनाया जो एक दूसरे का समर्थन करेंगे स्थायी सदस्यता के लिए। तो भाई ठीक है, स्थायी सदस्यता के लिए कौन कौन से 4 देश मिल गए, एक तो आपका ब्राजील, अर्जमेनिया, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे कौन क्या बोलते हैं जर्मनी, और चौथे नंबर पे जापान। कौन, ये 4 देश, ब्राजील, कौन, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये एक दूसरे का समर्थन करेंगे स्थायी सदस्यता को लेकर। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि यार अफ्रीका से भी क्या है 1-2 देश लेना चाहिए क्योंकि अफ्रीका का भी क्या है प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए अफ्रीका से क्या जो अफ्रीकन यूनियन है जिसको अभी G20 का क्या है 21वां सदस्य बनाया गया है, उसने कहा गया कि भाई अब 2 देशों के नाम दो अफ्रीका में जो पूरे अफ्रीका का नेतृत्व कर सके। तो अफ्रीकन यूनियन उसमें सहमत नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखा जाए तो प्रबल दावेदार हम मानते हैं दक्षिण अफ्रीका को। हमने कहा या तो दक्षिण अफ्रीका रख लेते हैं या फिर मिस्र रख लेते हैं या नाइजीरिया रख लेते हैं। इन 3 देशों में से कोई 2 देश को हम क्या है स्थायी समर्थन देते हैं, भले ना मिले अलग बात है, समझ में नहीं, पर भारत की इससे क्या दावेदारी मजबूत होगी क्योंकि पूरे विश्व के अंदर क्या है भारत का समर्थन मिलेगा भारत को। अब G20 जो नई दिल्ली के अंदर बैठक हुई, उसमें भी जब बैठक खत्म हुई तो उस समय क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 के सभी देशों से बात की कि स्थायी सदस्यता यानी यूएनओ के अंदर क्या है सुधार होने चाहिए जिससे कि पूरे विश्व का क्या कर सके वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सके। अब यह समझने वाली बात क्या है, G20 क्या है, G20 विश्व के समझना विकसित और विकासशील भी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इसके अंदर जितने भी स्थायी सदस्य हैं वो सारे इसके सदस्य हैं। बात समझ में आई, चाइना इसका सदस्य पता ही है G20 का, रशिया भी G20 का सदस्य, यूएसए भी, और यूके, और आपका कौन फ्रांस, क्योंकि इन्हें क्या है हम G7 भी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशन। क्लियर, विकसित क्या बोलते हैं 7 अर्थव्यवस्थाओं का समूह। पहले रशिया भी शामिल था पर इसने जब क्रिमिया को हत्याया था तो उसको क्या है मतलब 8 से निकाल दिया गया, इसलिए अब इसको G7 कर दिया गया। ठीक है, अब ब्रिक्स जो है वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का संगठन है। समझे, इसने भी क्या किया कि भाई समझना यहां पर कौन कौन शामिल है, एक तो रशिया शामिल है और एक चाइना शामिल है जो क्या है हमारा विरोध करने को तैयार है। कौन, चाइना। समझे, तो वहां से भी हमने कहा कि देखो चाइना और रशिया ने भी इस बात को माना है कि भारत जैसे देश को क्या लंबे समय तक नकारा नहीं जा सकता क्योंकि भारत क्या है अब वैश्विक लेवल पर अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार है, इसलिए उसे स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। समझे, और अब समझो मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, चीन किस मुद्दे पर तैयार है,
मतलब उसमें किस स्थिति में भारत को स्थायी सदस्यता देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट नंबर क्वाड। क्वाड जो है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्लियर है, इसकी जो स्थापना 2000 कब हुई, 17 में हुई। कौन कौन इसका शामिल है, समझ में आ रहा नहीं, कौन कौन इसमें शामिल है, तो यूएसए एक तो शामिल है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पे कौन है आपका, क्या नाम है इसका, इंडिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और जापान शामिल है। तो दो देश इसमें क्या है ऑलरेडी मांग कर रहे हैं, इंडिया और जापान, समझ। तो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया भी समर्थन कर रहे हैं कि भाई यूएन में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यूएसए का क्या बोलते हैं, जापान भी समर्थन करता है। आप समझते हैं भाई L69 क्या 32 देशों का समूह है जो चाहता है यूएनओ के अंदर क्या हो, सुधार होने चाहिए, जिससे पूरे विश्व के अंदर क्या हो सके, वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सके यूएनओ, समझे। तो उससे भी अभी क्या बोलते हैं, जो ये 2023 में बैठक हुई, इसमें भी भारत ने क्या प्रस्ताव पारित करवाया, जिसके अंदर कहा गया कि लंबे समय तक अब क्या स्थायी सदस्यता को नहीं रोका जा सकता। सोचो पूरे विश्व में जब दबाव पड़ रहा हो चीन के ऊपर, समझे, तो वो क्यों नहीं मानेगा। इसी वजह से चीन ने भी क्या अपनी सहमति को जाहिर करते हुए बोला है कि भाई हम भारत की क्या है स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि भारत क्या है जापान के साथ नहीं रहेगा। अब समझना किसके साथ नहीं रहेगा, जापान के साथ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा जापान के साथ, तो इसका कारण समझते हैं। इसका पहला जो कारण सबसे बड़ा है कि जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मैंने अभी बताया सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान, जर्मनी, इटली क्या साथ थे। तो जापान ने मतलब समझना किसने, जापान ने एक नरसंहार किया था, समझे, वॉर क्राइम किए थे, मतलब समझे, ये बात सच है। उसने चाइना में तो रेड मार दी थी चाइना की, समझ में नहीं है। तो इसी वजह से भी क्या है, और रशिया को 1905 में, कब 1905 के अंदर क्या रूस को हराया था, समझ में। तो रूस और जापान की चलती आ रही है, समझ में नहीं। नेक्स्ट नंबर पे चाइना को तो कंट्रोल किया था जापान ने। ये भी रीजन है जिसकी वजह से क्या ये इनको समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब भारत क्यों समर्थन कर रहा है, भारत जानता है कि जापान को अलग हटाने का मतलब ये है कि अमेरिका को ये दूर करना चाहता है, मतलब अमेरिका को दूर करने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन सारे देशों को, वो इसकी कूटनीतिक चाल, भारत नहीं। आज में हमें स्थायी सदस्यता चाहिए G4 की जो नेशन है उनको। बात समझ में आ रही है नहीं यार, ठीक है। आप समझते हैं कि क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई आप क्या है स्थायी सदस्यता मिलने के चांसेस फुल है। इसका कारण यह है कि चीन को भी ये बात पता है कि अगर हम दोनों के बीच में वॉर छिड़ता है, युद्ध छिड़ता है, तो उस स्थिति के अंदर क्या हमें यूएनओ से कोई मदद की उम्मीद भी नहीं है। तो सोचो भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाएगा तो क्या यूएन से हम समर्थन लेने जाएंगे, हमें पता है कोई देश हमें समर्थन नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी सारे देश हमसे छोटे हैं। और हमसे छोटा, अब ये लो इंडिया से बड़े अब कौन देश है, यूएसए, समय रशिया, अरे समझ में नहीं यार, ये देश तो युद्ध के समय वैसे ही क्या है, हमने क्वाड वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है। तो यूएन उतना प्रभावशाली नहीं रहने वाला है जब अगर बड़े महाशक्तियों के बीच में युद्ध होता है तो, ठीक है। इसी तरीके से चाइना को भी पता अगर युद्ध होगा तो हम यूएनओ में थोड़ी जाएंगे भारत के ऊपर क्या सैंक्शन लगाए जाए, भाई मैं तो लड़ूंगा। तो इस स्थिति के अंदर क्या वो समर्थन कर रहा है, मतलब इसमें इसका फायदा भी ये रहेगा कि वर्ल्ड के अंदर क्या दो महाशक्तियां रहेंगी, और शायद अगर हम अपनी सीमा विवादों को सुलझा लेते हैं, समझ में, जो आगे जाके चांसेस हैं कि सीमा विवाद सुलझे अर्ज में, तो क्या है पूरी एशिया को हम लोग, मतलब पूरे वर्ल्ड को हम क्या शेयर कर सकते हैं। अब ये मत कहना कि शेयर करने का मतलब है इंडिया का जो सपना है वो चाहता है साउथ एशिया के अंदर भारत का दबदबा रहे, जबकि चाइना का जो सपना है वो चाहता है पूरे एशिया में उसका दबदबा रहे, जबकि जो यूएसए उसका सपना है कि पूरे विश्व में क्या रहे, मेरा दबदबा रहे, ठीक है। तो ये सब इसी वजह से भी चांसेस हैं कि भारत और चीन के बीच में एक लेवल पे क्या हो, स्थायी सदस्यता का समर्थन किया जाए, ठीक है। क्योंकि भारत जिस तरीके के प्रयास कर रहा है उनसे नहीं लग रहा कि लंबे समय तक क्या है भारत को रोका जा सकेगा।